मानव तस्करी है ना वो आर्म्स और ड्रग्स के बाद थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। तो इसमें कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है कि कौन इन्वॉल्व है। जो लड़कियां मुझे मिलती है, कुछ कुछ ऐसे लड़कियां मिली है जो सर से पैर तक जख्मी है। मतलब आप उनको पहचान ही नहीं सकते कि वो लड़की है, लड़का है, क्योंकि मानव तस्करी में इंसान को आप अनगिनत बार बेच सकते हो। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि इतनी बार बेचोगे या इतनी बार बेचोगे, अनगिनत बार बेच सकते। इंसान एक वस्तु बन जाता है। दुनिया का सबसे पुराना जो अगर व्यवसाय माना जाए तो देह व्यापार है। देह व्यापार सबसे पुराना व्यवसाय है और इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है मानव तस्करी, जिसे कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और आपस में ही एक दूसरे का पर्यायवाची भी हैं। देश के अंदर लगभग 50,000 महिलाएं और बच्चियां हर वर्ष गायब हो जाती हैं, जिनमें से महज 11 से 12,000 बच्चियां ही आइडेंटिफाई करके रेस्क्यू की जाती हैं। बाकी के बची हुई इन महिलाओं का क्या होता है, कहाँ जाती है, इसका कोई भी अभी तक आंकड़ा ना तो सरकार के पास है, ना उन संस्थाओं के पास जो इस विषय में काम कर रही हैं। इसी बीच में हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई हैं, पल्लवी घोष जिनका नाम है, और वो इसी संदर्भ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, मानव तस्करी रोकने के लिए पिछले 12 वर्षों से काम कर रही हैं। उनकी संस्था का नाम है इम्पैक्ट एंड डायलॉग फाउंडेशन। तो चलिए बात करते हैं इतने संजीदा विषय पर। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। नमस्कार। हम बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो पूछिए आप जो भी पूछना चाहते हैं। पल्लवी जी, बहुत ही संजीदा विषय है ये मानव तस्करी। आप इसमें पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हैं, तो पहले तो बताइए कि ये आपका ये सफ़र है, इस फील्ड में कैसे आए, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने इतना बड़ा बीड़ा अपने ऊपर उठाया? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं जब 12 साल की थी तो मैं पश्चिम बंगाल गई थी और मैं छुट्टियों में गई थी। तो मैं एक गांव में गई थी। उस गांव में मैंने देखा कि एक आदमी थे, वो बोल रहे थे कि उनकी बेटी गायब है। वो भी 12 साल की थी, मैं भी 12 साल की थी। देखिए, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब काम करूँगी, मतलब रेस्क्यू वेस्क्यू ये सब करूँगी। बट मैं वही गांव में घूमने लगी। मैंने उस आदमी के साथ बहुत ढूंढा उनकी बेटी को, क्योंकि मैं भी छोटी थी और मेरे फादर भी बहुत दूर रहते थे हमसे। हम असम में रहते थे, वो यूपी में रहते थे काम की वजह से। पर हमें वो नहीं मिली लड़की। तो उस टाइम पे एज ए छोटे बच्ची के दिमाग में यही था कि, क्योंकि मैं एक छोटे रेलवे टाउन से आती हूँ, तो मेरे दिमाग में यही था कि किसी भी गांव में एंट्री और एग्ज़िट एक ही होता है। मतलब गांव के अंदर जाने का रास्ता और गांव से बाहर निकल का रास्ता एक ही होता है। तो अगर कोई गायब है तो इसके पीछे किसी ने तो देखा होगा। अगर स्पेशली सुबह की बात है, हार्डली उस गांव में 1000-2000 लोग होंगे। बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है, पर किसी को नहीं पता था। तो वहीं से शुरू हुआ कहानी। वहीं से मैंने एक्चुअली, मतलब मेरे दिमाग में ये था गुमशुदा बच्चों का साथ क्या होता है, तो वही बोलेंगे अब स्टार्टिंग पॉइंट था। वहीं से शुरू हुआ और धीरे धीरे चीज़ें होती गई। ऐसा नहीं था कुछ प्लान्ड था, जस्ट होती गई। ऐसा भी नहीं था कि मैं ढूंढने निकली। जस्ट मेरा एक वो होता है ना दिमाग में, एक कीड़ा नहीं बोलेंगे, क्यूरियोसिटी कि क्या होता है। उसी से गुमशुदा क्या है, कहाँ जाते हैं बच्चे, इसी से एक एक करके इंसिडेंट होती गई। आप मानते हैं कि जो इस तरह से बच्चियां गायब होती हैं, जो मानव तस्करी के अंदर लाई जाती हैं या इस तरीके से गायब होती हैं, तो उनमें से अधिकांश का प्रयोग देह व्यापार के लिए किया जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मानव तस्करी से लोग गायब होते हैं, ज़्यादातर उनका मतलब व्यवहार होता है जबरन शादी के लिए, फिर बंधुआ मजदूरी के लिए, फिर वेश्यावृत्ति के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और लड़कियां होती है तो मोस्टली हर तरह का जो होता है ना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही होता है मोस्टली। परसेंटेज अब मैं क्या बोलूँ, परसेंटेज तो डेटा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लड़कियां होती है और अगर बच्चियां होती है, तो अगर वो बंधुआ मजदूरी में भी चली जाती है, वहाँ पे भी उनका मतलब बोलते हैं ना शोषण होता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो 110% होता है।